आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड बाय ये कैपेसिटर। यानी कि कोई भी कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है भाई, कैपेसिटर जब अपन ने स्टार्ट किया तो शुरू से ही अपन बात करें कि जो कैपेसिटर वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है ना। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। देखो, तो इसके लिए हम एक कैपेसिटर एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लो कैपेसिटर की अपर प्लेट है और ये होगी लोअर प्लेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और बैटरी का वोल्टेज हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल वी। ये इस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, इनिशियली इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और अगर चार्ज नहीं होगा तो इसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। चार्ज होगा तो पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी इन दोनों जो प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होगा और कोई भी चार्ज नहीं होगा शुरुआत के अंदर। अब जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही क्या होगा, देखो ये वाली जो प्लेट है इसका पोटेंशियल जीरो है और ये जो बैटरी की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। और जब भी आप दो ऐसे पॉइंट्स को जिनका कुछ पोटेंशियल अलग अलग होता है अगर उनको आपस में कनेक्ट कर देते हो तो उनके बीच में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। दोनों पॉइंट्स का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो यहाँ से चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा, तो कौन सा है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जो चार्ज है वो एकदम से नहीं जाएगा कि हाँ जितना भी चार्ज इसको स्टोर करना है वो एक इंस्टेंट में स्टोर हो गया। कुछ टाइम लगेगा, चाहे वो मिली सेकेंड का टाइम हो, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उस ड्यूरेशन में यहाँ से थोड़ा थोड़ा चार्ज इस तरीके से जा रहा होगा। मान लो कि जो चार्ज है वो स्मॉल क्वांटिटीज डी क्यू की फॉर्म में जा रहा है। डी क्यू क्या है, चार्ज की एक स्मॉल क्वांटिटी है और डी क्यू ऐसे करके चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही पहली वाली जो स्मॉल क्वांटिटी है इसके ऊपर स्टोर होगी चार्ज की, इस पर प्लस डी क्यू चार्ज आ जाएगा। पहले से कोई चार्ज नहीं है, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो ये चार्ज इजीली स्टोर हो जाएगा और उसके लिए इसको कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा। तो एक तरह से इस चार्ज को स्टोर करने में हमें एक्सटर्नली कुछ भी वर्क नहीं करना होगा। लेकिन जैसे अगला डी क्यू चार्ज जाके इस पर स्टोर होगा तो पहला वाला चार्ज क्या करेगा, अब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दूसरा चार्ज जाके स्टोर होगा। या ऐसे मान लो कि पहला जो चार्ज है वो इस आने वाले अगले डी क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन के अपोजिट अगर हमें इस प्लेट के ऊपर ये डी क्यू चार्ज स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कुछ वर्क करना होगा। वो वर्क एक्चुअली ये बैटरी कर रही होगी और बैटरी जो वर्क करेगी वो ही इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट। कैपेसिटर एनर्जी कहाँ से ले रहा है, बैटरी से ले रहा है। किस तरीके से लेगा, जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। तो जैसे पहला डी क्यू चार्ज इस पर स्टोर हुआ तो उसके लिए तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जब अगला डी क्यू चार्ज आएगा तो पहले से जो डी क्यू चार्ज होगा इस प्लेट के ऊपर वो उसको रिपेल करेगा और उसके अपोजिट हमें कुछ वर्क करना होगा। फिर अगला डी क्यू चार्ज आएगा तो पहले से जो भी चार्ज होगा इस प्लेट के ऊपर वो टोटल चार्ज मिलके आने वाले नए डी क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा और उसके लिए फिर हमें और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा आने वाले नए चार्ज को ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा और उसको स्टोर करने के लिए हमें यानी कि बैटरी को ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जो वर्क सिस्टम पे किया जाएगा वो ही इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये तो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब छोटी सी कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखो यहाँ पे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट के ऊपर, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा इस सेकंड प्लेट की अपर सरफेस के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और जो नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जिन एटम से वो निकल के आएंगे इलेक्ट्रॉन उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो इससे रिपेल होकर दूर वाली सरफेस पे यानी कि नीचे वाली सरफेस पे रहेगा। फिर इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इधर से होता हुआ इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि जब इस पर डी क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ पे माइनस डी क्यू चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस डी क्यू, और प्लस डी क्यू कहाँ चला गया,
इसकी तरफ चला गया, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। समझ में आई ये बात। अब अगला डी क्यू चार्ज आया तो थोड़ा सा और चार्ज इसके ऊपर आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पे अगेन जो डी क्यू चार्ज होगा वो वापस इधर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई एक तरह से। समझ में आया ये। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। मान लो कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी, और किसी इंस्टेंट के ऊपर इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है स्मॉल वी। बैटरी का वोल्टेज कितना है, कैपिटल वी। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो अभी ये 10 वोल्ट तक चार्ज नहीं हुआ है। फाइनली जब ये पूरा चार्ज होगा तो तभी ये 10 वोल्ट तक चार्ज होगा। अभी मान लो 2 वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो ये जो 2 वोल्ट है उसको मैंने स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। इस इंस्टेंट पे इन प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्ज भी होगा। मान लो कि जो अपर प्लेट है इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है, और नीचे वाली प्लेट पे कितना होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है। अब कैपेसिटर के लिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है उसको लिखा जा सकता है V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, या Q इक्वल टू सी वी, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है और इसकी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसमें यह रिलेशन होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जैसे जैसे ये चार्ज होगा इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, हाँ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसने कितना एनर्जी स्टोर की है। तो इसके लिए हम वो वर्क कैलकुलेट करेंगे जो चार्ज को स्टोर करने के लिए हमको करना पड़ेगा। मान लो कि इस इंस्टेंट पे जब हम देख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में, V। ठीक है। और चार्ज मान लो DQ चार्ज स्टोर करना है मुझे। अभी इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, जितना भी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगला जो DQ चार्ज जब इस पर स्टोर होगा तो उसके लिए जो मुझे स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा सा चार्ज लेके आ रहा हूँ तो मुझे वर्क भी छोटा सा ही करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे DW। तो वो जो DW वर्क है वो कितना होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज कितना लेके आ रहा हो वो भी पता है, और वर्क हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें एक रिलेशन होता है, VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। याद रखिए ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे बताओ इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, तो इसको मैंने V लिख दिया। VB माइनस VA का मतलब है कोई भी दो पॉइंट जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल v। जो वर्क हमें करना पड़ेगा DQ चार्ज के लिए वो होगा DW। तो WAB की जगह क्या लिख दूँ, DW लिख दूँ। ये वो वर्क है जो हमें एक्सटर्नली करना है चार्ज को स्टोर करने के लिए, और कितना चार्ज मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, DQ। ये इक्वेशन समझ में आई, इसी से लिखा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए। तो इससे हमने ये एक रिलेशन डेवलप किया, और इससे DW इक्वल्स टू लिखा जा सकता है V इंटू DQ। समझ में आया। ये हमको स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होगा इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और V बढ़ेगा तो वो वर्क भी बढ़ेगा जो हमें करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूसली वो वर्क ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा हमको करना पड़ेगा जैसे जैसे ये चार्ज हो रहा है। टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल मान लो शुरुआत में इसकी प्लेट्स के ऊपर 0 चार्ज था, और फाइनली जो बढ़ते बढ़ते चार्ज होगा वो कैपिटल Q हो जाएगा। तो 0 से कैपिटल Q तक चार्ज को स्टोर करना है। तो उसको मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस बैटरी को टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, है ना। इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। DW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W। ठीक है। और इसकी वैल्यू है V इंटू DQ। ये यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया। दोनों साइड में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगानी है, 0 से लेके Q। भाई शुरुआत में चार्ज कितना था, 0, और फाइनली कितना होगा, कैपिटल Q चार्ज होगा। तो उसके लिए टोटल वर्क हमको कैलकुलेट करना है। तो 0 से Q की लिमिट के साथ में हमको इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है। DW का इंटीग्रेशन W होगा, सीधा ही मैंने लिख दिया, इसका मैंने एज इट इज लिख दिया। V की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इसमें। V की वैल्यू क्या होगी, Q बाई सी DQ, और 0 से Q। चलो ये C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। भाई 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सपोज, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना है। तो 1/C तो यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो Q का इंटीग्रेशन क्या होगा,
क्यू स्क्वायर बाई 2। समझ में आई? जीरो से कैपिटल क्यू, लिमिट्स लगा दी। वर्क इक्वल्स टू क्या लिखूँ? तो 1/2, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, सी भी बाहर लिख दिया, और जो लिमिट्स है वो पुट कर दो। क्यू स्क्वायर में अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट होगी 0। आंसर क्या आया? कितना वर्क करना पड़ेगा? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ये हमको वर्क करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी को जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो ही इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसका मतलब ये है कि इस कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर करी है वो कितनी होगी? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी के इक्वल होगी। यू का मतलब एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जब फुली चार्ज होगा तो इसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। कैपेसिटेंस कितना है? सी। और फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि जब भी कैपेसिटर को आप किसी भी सर्किट में लगाते हो तो वो उतने ही वोल्टेज तक चार्ज होता है जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाया जाता है। अभी जो प्रोसेस हमने स्टडी की थी उसमें ये चार्ज हो रहा था, लेकिन जब ये फुली चार्ज होगा तो 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट के बराबर ही होगा, है ना। 15 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 15 वोल्ट तक चार्ज होगा। जितना इधर वोल्टेज होगा उतना ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना अप्लाई करोगे उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ इसके लिए। फाइनली इस पर चार्ज है Q, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V और कैपेसिटेंस है C। तो तीनों में क्या रिलेशन हुआ? Q इक्वल टू CV। समझ में आया कि? तो ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे Q की जगह अगर मैं CV पुट कर दूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी अपॉन में कैंसिल होगा ये, तो सी वी स्क्वायर। और अगर मैं सी की जगह क्यू अपॉन वी पुट कर दूँ, यहाँ से सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? क्यू अपॉन वी। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जा सकता है? क्यू अपॉन वी लिखोगे तो 1/2 क्यू इंटू वी। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितने फॉर्मूले आ गए अपने पास? 3 फॉर्मूले आ गए। अब आपको किसी भी कैपेसिटर के लिए अगर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यानी क्यू और वी पता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आंसर सबसे एक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके भाई फाइनली जो मैं लास्ट में इसको देखता हूँ, जब ये पूरा चार्ज हो गया तब मैंने देखा तो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कितना है? V। तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे? कैपिटल V पुट करेंगे। टोटल वर्क मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, चार्ज कितना स्टोर करना है? कैपिटल Q। तो उससे जब मैं ये सॉल्व करूँगा तो ये आएगा W इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू वी, यानी कि टोटल जो वर्क बैटरी को करना पड़ा वो कितना है? Q इंटू वी के इक्वल है। लेकिन जब हमने सॉल्व करके आंसर फाइंड किया तो ये आंसर आया 1/2 Q इंटू वी, मतलब उससे हाफ ही आ रहा है। मतलब बैटरी ने जितनी एनर्जी खर्च की है उसका हाफ ही इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ है। तो ये बाकी की हाफ एनर्जी जा कहाँ रही है? हाँ, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो क्या इन कनेक्टिंग वायर्स के अंदर करंट फ्लो होगा, विचार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो इन कनेक्टिंग वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? हीट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस होता है हमेशा। तो जितना भी एनर्जी बैटरी सप्लाई करती है उसका हाफ एनर्जी हमेशा हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। वायर गर्म हो गए ना थोड़े से, तो वो उतनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, जो टोटल एनर्जी सप्लाई थी उसका हाफ, और बाकी जो एनर्जी बची है वो इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि बैटरी ने 10 जूल एनर्जी एक कैपेसिटर को सप्लाई करी, तो बताओ कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है? तो उसका हाफ एनर्जी ही कैपेसिटर स्टोर करेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट?